स्टूडेंट्स आज लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे क्वालिटी क्लास 11th का। आई विल एक्सप्लेन द समरी ऑफ द स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो लिसन द स्टोरी। हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी, ताकि आपको समझ आ सके अच्छी तरह से। तो पूरी तरह से आप इस स्टोरी को सुनिएगा। क्वालिटी इज रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, a novelist and a dramatist in the first quarter of the 20th century. He was by profession a barrister who turned his talents to writing instead. His writings are known for his sympathetic concern for the fate of the individuals and group caught up in the troubled interplay of social and psychological forces. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1933. तो जॉन गैल्सवर्दी जिन्होंने क्वालिटी स्टोरी लिखी है, बेसिकली ये फोकस करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स पे, लोगों के ऊपर जो मुश्किल में फंसे होते हैं, किस तरह से किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके तरफ एक सिंपैथी शो की गई है। तो गैसलर ब्रदर्स की स्टोरी भी कुछ ऐसी है, जिसमें कि जो शू मेकर्स होते हैं, जो कि हाथों से शूज़ बना रहे होते हैं, ये दो ब्रदर्स, तो किस तरह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं अपने प्रोफेशंस में, जब इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, या फिर जो मार्केटिंग कंपटीशन आ जाता है। उनके कारण बेशक उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वही आज हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है। क्वालिटी इज़ अ फाइन स्टोरी अबाउट अ स्मॉल शू मेकर नेम्ड गैसलर. He makes excellent shoes which are the product of his dedication and genuine professional interest. But he finds his survival threatened by the modern industrialization and marketing competition. His devotion and hard work fail to protect him. The forces of industrialization and modern marketing affects his business. He loses first half his shop, then his brother, and is finally brought to ruin. He dies of virtual starvation. His death means more than the death of an individual. It means the end of a cultural excellence in human worth. The narrator feels for him, and we too identify ourselves with the old shoemaker. If he had cared for profit and stopped bothering about quality work, he would not have suffered. तो किस तरह से बताया गया कि वो शू मेकर जो होता है वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। उसकी दुकान जो होती है वो चले जाती है, उसके साथ साथ उसके ब्रदर की डेथ हो जाती है। अगर उसने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया होता है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आजकल जो प्रोडक्ट बना रही हैं मार्केटिंग करके, उसकी क्वालिटी का वो ध्यान नहीं रखती हैं, कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखती हैं, और पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, ह्यूज प्रॉफिट जो होती है वो कमाते हैं। अगर ऐसा उसने भी किया होता तो वो उसकी डेथ नहीं होती, उसका बिजनेस जो होता है वो ख़त्म नहीं होता। तो वही ये कहानी है। तो अब डिटेल में हम इसकी समरी पढ़ेंगे। इसमें से आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी और शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो तैयारी जो स्टोरी में बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ लिसन द स्टोरी केयरफुली. आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो डोंट वरी. Mr. Gessler, a German, had two little shops let into one. He made shoes with his elder brother. The shop was in a small by street. It was most fashionably placed in the West End. तो वेस्ट एंड जो है वो एक फैशनेबल जो प्लेस है, जिसको जो कह सकते हैं द फैशनेबल क्वार्टर ऑफ लंदन, तो उसको वेस्ट एंड बोला गया। लंदन का एक प्लेस जो है उसके लिए जो नाम वेस्ट एंड बोला गया. द नेटर न्यू द शू शॉप एंड इट्स ओनर गैसलर ब्रदर्स फ्रॉम द डेज ऑफ हिज एक्सट्रीम यूथ. मिस्टर गैसलर मेड शूज फॉर हिम. ही हैड मेड शूज इवन फॉर हिज फादर. तो मिस्टर गैसलर जो था वो क्या करता था, शूज़ जो था वो बनाता था विद हिज एल्डर ब्रदर, दोनों बनाते थे. जो नरेटर जो था वो इस शू शॉप पे और उसके ओनर गैसलर ब्रदर्स को कब से जानता था, चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही वो जानता था, क्योंकि वो गैसलर ब्रदर्स उसके भी शूज़ बनाते थे वो, और उसके जो फादर थे उसके लिए वही शूज़ बनाते थे. द टेनेमेंट हैड ऑन इट्स फेस द शू मेकर्स ओन जर्मन नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. इन द विंडो वर लेइंग अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. There were no signboard there to boast that Mr. Gessler made shoes for the royal family. He would make shoes only to order. Whatever shoes he made would fit so well. The narrator recalled how the old man made excellent shoes as if they were made by one who actually saw the sole of the boot before him. ठीक है, बाहर कोई ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ था और ये नहीं बताया गया था कि ये रॉयल फैमिली के लिए शूज़ बनाते हैं. उनको बेचारा जो ऑर्डर मिलता था, जो भी ऑर्डर देता था, वो डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ उसके लिए शूज़ बनाते थे. और जो वो शूज़ बनाते थे
जिसके भी वो शूज़ होते थे उसको अच्छी तरह वो फिट बैठते थे। उनके शूज़ जो थे वो क्वालिटी वाले शूज़ होते थे। एक्चुअली जब वो शूज़ बनाते थे इतनी मेहनत, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ शूज़ बनाते थे कि ऐसे लगता था कि उन्होंने पूरी अपनी आत्मा जो होती है, वो सोल जो है वो उस शूज़ में, उस बूट्स में डाल दी हुई है। मिस्टर गैसलर एल्डर ब्रदर्स वाज क्वाइट लाइक हिम। तो भाई दोनों एक जैसे दिखते थे ऑलमोस्ट, ठीक है। Whenever the narrator went to the shop, the two brothers were always keen to serve him. Mr. Gessler was a gem of a worker. He used superior leather, worked selflessly, without caring for profit. And so the shoes he made would fit well and last long. The narrator wondered in admiration. यही कारण था। एक तो दोनों भाई जो थे वो एक जैसे दिखते थे, रिंकल्ड फेस था उनका, बियर्ड जो थी वो थी, और इस तरह से बिल्कुल कहीं भी आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस तरह से वो जब वो शूज़ बनाते थे तो इतने वो डेडिकेशन के साथ बनाते थे कि वो प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखते थे कि उनको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसीलिए जो शूज़ बनाते थे। सो द शूज़ ही मेड वुड फिट वेल एंड लॉस्ट लॉन्ग। द नरेटर वंडर्ड इन एडमायरेशन। प्रशंसा करते जो नरेटर उनकी नहीं थकता था। द नरेटर रिकॉल्ड अ पर्टिकुलर डे। एक दिन वो याद करता है, on that day he had occasion to say to Mr. Gessler, that last pair of town walking boots creaked. You know, knowing that he could not have faulted in making those boots, he said to the narrator, you got them back before they found themselves. Then he asked the narrator to send the boots back to him and promised to see what the problem with them was. तो जब वो उसको एक बार शिकायत करता है नरेटर कि वो जो शूज़ जो थे वो क्रिकिंग साउंड कर रहे हैं, तो वो उनको बताता है कि वो शूज़ जो होते हैं वो गीले हो गएंगे, तो इसलिए उनमें प्रॉब्लम हो गई है। और अगर इन केस अगर कोई और ज़्यादा अगर मतलब गीले होने के कारण प्रॉब्लम नहीं हुई है तो वो शूज़ वापस करना और कहीं ना कहीं उसके बदले दूसरे शूज़ ले जाना, या फिर वो उस प्रॉब्लम को देखेगा कि उस शूज़ में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से उनकी ऑनेस्टी का भी पता चलता था। The narrator also recalled another occasion. He entered Mr. Gessler's shops in a pair of boots bought in an emergency at some large firms. Having taken the narrator's order, he said that those shoes were not made by him. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot, trying to be fashionable, was not comfortable. In making shoes, he ensured quality of work, durability of boots, and comfort for the customer. तो कहीं ना कहीं जब वो एक बार जो नरेटर होता है वो कहीं और दूसरी एमरजेंसी में बाहर से किसी बिग फर्म से शूज़ ले लेता है और नरेटर के पास वो और शूज़ का ऑर्डर देने जाता है, तो नरेटर उन शूज़ को देखता है, हाथ लगा के देखता है, और वहाँ पे वो हाथ लगाता है जहाँ पे वो शूज़ फैशनेबल तो दिख रहा होता है लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन नरेटर जो था वो शूज़ बनाने में इंश्योर करता था कि उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क हो, ड्यूरेबिलिटी बूट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी देर तक वो चलें, और कंफर्ट भी होना चाहिए कस्टमर के लिए, जो बिल्कुल ऑपोजिट था उन बिग फर्म्स के। विद द बिगर फर्म्स डूइंग जस्ट द ऑपोजिट पोज्ड अ थ्रेट टू हिज बिजनेस। He could not compromise on quality, no matter that mean a threat to his survival. कि वो अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। बिग फर्म्स जो थी वो एडवर्टाइज करती थी, मार्केटिंग करती थी, लेकिन उनके शूज़ जो थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, वो कस्टमर का इतना ध्यान नहीं रखते थे। उसके ऑपोजिट जो गैसलर ब्रदर्स थे वो पूरा ध्यान रखते थे कि उसके कस्टमर जो हैं उनका वो पूरा ध्यान रखते थे, और वो कहते थे कि कुछ भी हो जाए, हमारा बिजनेस डिक्लाइन हो जाए, लेकिन हम कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। He knew that big firms earned huge profits by using modern business methods such as advertising and marketing, but he went on with his shoemaking small-scale business with utmost devotion and fair play. His business suffered a decline. His elder brother died. He was sad, but still not broken. The narrator could see on Mr. Gessler's face bitter things and bitter struggle. भाई उसका डेथ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो टूटता नहीं है, वो अपने उसी डेडिकेशन के साथ शूज़ बनाते रहते हैं। हालांकि उसके चेहरे पे वो दुख, जो दर्द था वो झलक रहा था। Soon after that visit to the shop, the narrator went abroad. It was over a year before he was again in London. The first shop he went to was his friend's shop, Mr. Gessler's shop. He was shocked to see that the man looked pinched and worn. He promised to make a fresh model of boots for the narrator, but the narrator left the shop as he was not able to watch the old Gessler in acute pain for long. तो वो क्या करता है, जब उस शॉप पे जाता है, उसके बड़े भाई एल्डर ब्रदर जो होता है उसकी डेथ हो गई होती है, और वो वहाँ जाता है, और दर्द और दुख जब उसको देखता है तो उसको सहन नहीं कर पाता, वो ऑर्डर करता है शूज़ को और जल्दी से वापस बाहर आ जाता है। इतने कहीं ना कहीं वो दुख बताया गया है। One evening he got a parcel. It was from Mr. Gessler. He had sent 4 pairs. They were the best he had ever made in the month of one of the town walking boots. Mr. Gessler had kept the bill.
The amount was the same as usual, but it definitely shocked the narrator. He had never sent the bill until quarter day. The narrator wrote a check and posted it at once with his own hands. तो शूज़ तो वो भेजता है, साथ में बिल भी भेज देता है. इतने जल्दी कभी भी उसने बिल नहीं आगे भेजा होता है. कहीं ना कहीं नरेटर समझता है कि उसका जो बिजनेस घाटे में चल रहा है कि इस तरह से, और इमीडिएटली वो क्या करता है, चेक जो होता है साइन करता है और भेज देता है. अ वीक लेटर, पासिंग थ्रू द लिटिल स्ट्रीट, द नरेटर थॉट दैट ही वुड गो इन हिज फ्रेंड्स शॉप and tell him how well the new boots fitted, but he was bewildered to learn that the shop had been taken by someone else. A young man with an English face sat in the shop. He told the narrator that a poor old Gessler had died. Mr. Gessler starved himself dead. The doctor attributed his death to slow starvation. He was a character indeed, though the odds against led to his starvation and death. He never compromised on making quality shoes. तो जब वो जाता है वहाँ पे, दूसरी बार बाहर से जा रहा होता है, तो वो सोचता है कि अंदर जाके बताएगा कि उसने जो शूज़ भेजे थे काफ़ी अच्छे थे, शूज़ उसको फिट आए. लेकिन जब वो जाता है तो देखता है वहाँ पे इंग्लिश मैन बैठा होता है और वो उसे बताता है कि उसकी डेथ हो गई और डॉक्टर्स ने बताया कि स्लो स्टार्वेशन के कारण उसकी डेथ हुई थी. लेकिन उसने कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया. हालांकि वो भूख के कारण उसकी डेथ हो जाती है, उनका बिजनेस घाटे में चले जाता है. तो कहीं ना कहीं हमें स्टोरी ये भी बताती है कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण, उनको मार्केटिंग कंपटीशन हो जाने के कारण, वो छोटे स्केल पे जो लोग काम करते थे, जो हाथों से कोई चीज़ें बनाते थे, किस तरह से उनका बिजनेस जो ठप हो गया और कहीं तो आत्महत्या करके इतने उनके बुरे दिन आ गए थे. तो इस तरह से क्वालिटी नाम इसलिए रखा गया कि आप देखते हो कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं या फिर यहाँ पे जो गैसलर ब्रदर्स थे, उन्होंने क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया. हालांकि उनका बिजनेस ठप हो गया और उनकी जान तक चली गई. अब नेक्स्ट इस सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, गैसलर ब्रदर्स का कैरेक्टर डिस्कस करेंगे. होप आपको स्टोरी जो है वो समझ आई होगी. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.